अब आ जाइए टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन नंबर 6 पे। बुकमार्क एलएलपी नाम है जी। आ जाइए। पेज 9.39 ऑफ स्टडी मेटल के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी। अब आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि एनालिसिस किस किस तरीके से अपने को करना है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनके ऊपर अपन लिख कर आएंगे, जैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट में आपको समझ आया होगा कि नंबर ऑफ ऑर्डर कम होने चाहिए, ऑर्डर साइज बड़ा होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट बच सकती है। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे तो नंबर ऑफ डिलीवरी कम होगी, तो डिलीवरी कॉस्ट भी बच सकती है। अगर किसी कस्टमर को ज़्यादा सेल्स विजिट की ज़रूरत है, तो हमें देखना पड़ेगा कि ज़्यादा सेल्स विजिट उसको क्यों चाहिए? क्या उसका प्रोडक्ट कोई कस्टमाइज़्ड है या नहीं है? या अगर आपको उसको ज़्यादा सेल्स विजिट देनी पड़ रही है, तो उससे आप एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज करो। आप एक थ्रेशहोल्ड लिमिट सेट कर दो कि भाई इससे नीचे तो मतलब इतनी कस्टमर विजिट फ्री है तेरी। जैसे 10 कस्टमर विजिट फ्री है, 10 से ज़्यादा कस्टमर विजिट होगी तो तेरे से हम पैसे लेंगे। या महीने में 1 फ्री है या साल में 2 फ्री है, कुछ इस तरीके से। या फिर आप कस्टमर को ये भी बोल सकते हो, जैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग वाले केस के अंदर, कि भाई तेरे को मिनिमम इतनी क्वांटिटी का तो ऑर्डर लगाना ही पड़ेगा। जैसे मिनिमम 500 यूनिट्स तो एक बारी में ऑर्डर करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी तू 10-10, 20-20 करके ऑर्डर करता रहेगा। मेरी तो ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट और डिलीवरी कॉस्ट ही बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो अपनी मिनिमम सेट करो कि 500 यूनिट, 1000 यूनिट का ही मिनिमम ऑर्डर लग पाएगा। इस तरीके से आप एक अच्छा आंसर देकर आ सकते हो। डिस्काउंट को आप देखो कि किस कस्टमर को कितना डिस्काउंट मिल रहा है, वो कितनी यूनिट्स ऑर्डर कर रहा है, उसके यूनिट के कंपैरिजन में कितना डिस्काउंट वो लेकर जा रहा है। और डिस्काउंट देना उसको एक ही केस में जस्टिफाइड हुआ था, जब वो कस्टमर आपकी सिस्टम कंसर्न को प्रोडक्शन करके माल बेच रहा है सस्ते में। ठीक है ना? तभी आपको ये फायदा, तभी आप उसको डिस्काउंट दो ज्यादा। अदरवाइज उसको नॉर्मल कस्टमर की तरह ट्रीट करो। जो कस्टमर आपके धंधे के अंदर सिग्निफिकेंटली ज्यादा सेल उठा रहा है, मतलब पूरे टोटल सेल में ज्यादा सेल एक कस्टमर की है, 50, 60, 70%, उसको आप एक स्पेशल डिस्काउंट दो, क्योंकि उसकी वजह से एक मार्केट शेयर मेंटेन्ड है। जो कस्टमर आपके क्या नाम है, कम आपसे यूनिट्स ले रहा है और उसके अंदर कॉस्टिंग आपकी ज्यादा आ रही है, जो एक्टिविटी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो उसको डिस्काउंट मत दो, कम डिस्काउंट दो। या उससे ज्यादा पैसा आप चार्ज करो, जो एक्टिविटीज के नाम का, कि भाई डिलीवरी कॉस्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट उनके लिए चार्जेबल करो, सेल्स विजिट कॉस्ट। तो इस तरह आप एक आंसर अच्छा देकर आ सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उन्हीं चीज़ों को घुमा रखा है। हो सकता है अगली बार मैं इसका आंसर करूँ तो सेम लैंग्वेज ना लिख पाऊँ। सेम लैंग्वेज तो आप कभी भी नहीं लिख कर आ सकते हो, रटा थोड़ी है। ना मैंने रटा है, ना मैं आपको रटाना चाह रहा हूँ। बस आपको एक एनालाइज़ करने का तरीका बता रहा हूँ कि क्या-क्या एक मुख्य कारण होते हैं जिनके बेसिस पे आप लिख कर आ सकते हो। और जैसे ही आप है ना, जैसे आप सिंपली प्रॉफिट जब कंप्यूट करते हो, तो कुछ चीज़ें तभी कर लो। जैसे आप टोटल सेल्स यूनिट्स है ना, ये देख लो कि कस्टमर ए की सेल्स यूनिट्स, बी की सेल्स यूनिट, सी की और डी की, उनका परसेंटेज कितना आ रहा है टोटल सेल के कंपैरिजन में। प्रॉफिट पर यूनिट निकालो, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल और प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट, ये 3 अलग प्रॉफिट और निकालो। फिर देखो आप एक आंसर खुद से बढ़िया देकर आ सकते हो। समझ में आ रहा है? और जिस कस्टमर को आप ज़्यादा क्वांटिटी सेल करोगे ना, तो वो ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी यूज़ करेगा। तो ये मत सोचना कि यार जिस कस्टमर को ज़्यादा सेल करी उसमें एक्टिविटी ज़्यादा आ रही है, तो आप वो लिख कर आ जाओगे कि इसमें एक्टिविटी कॉस्ट ज़्यादा आ गई। नहीं भाई, क्योंकि उसको ज़्यादा सेल कर रहा है तो उसको ज़्यादा एक्टिविटी कंज़्यूम होगी उस कस्टमर में। ठीक है? तो ये आंसर मत देना। आप दूसरे फैक्टर्स देखना कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि डिस्काउंट जैसे उसको आपने ज़्यादा दे दिया होगा या और कोई रीज़न है। तो एक मतलब 2-3 बार आप इसको जस्ट पढ़ भी लोगे ना, तो आपको सेट हो जाएगा दिमाग में, हाँ यार कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हीं के ऊपर बार-बार बोल रखा है। ये 3-4-5 क्वेश्चन इसी तरीके के हैं। आपने एक बार डेटा को समझना शुरू कर दिया ना, क्या है यार, एक तो यूनिट्स दे रखी हैं, एक डिस्काउंट है, एक उनकी कॉस्ट दे रखी है एक्टिविटीज़ की, और लास्ट में 2-3 तरह के प्रॉफिट का एनालिसिस है। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन मतलब सेल, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट, और एक प्रॉफिट, इसका एनालिसिस है बस। इसको बस घुमाना आ गया तो ये सिंपलिसिटी के साथ आप खुद से कर आओगे। मैं मैं हो सकता है मैं अगली बार पढ़ाऊँ ना, यही क्वेश्चन मैं अगली बार पढ़ाऊँ, तो मैं खुद अलग तरीके से पढ़ाऊँ, अलग कुछ एनालिसिस निकल कर आ जाए। बट मोटे तौर पे रहूँगा, मतलब जो आईसीआई के आंसर के आस-पास ही, क्योंकि चीज़ ही वही है यार, उसके बियॉन्ड अपने को जाना भी नहीं है, ज़्यादा सोचना भी नहीं है। चलिए, बुकमार्क एलएलपी is a publishing firm that started operation very recently. Publishing firm है एक बुकमार्क एलएलपी। The firm has published advanced learner dictionary this first year। एक डिक्शनरी लॉन्च करी है कंपनी ने, और अपने 3 डिस्ट्रीब्यूटर को वो दे रही है, पीईआर, एमजीएच और डब्ल्यूएलवाई। पर एमजीएच और डब्ल्यूएलवाई 3 डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब बेसिकली बुकमार्क एलएलपी के 3 कस्टमर हो गए। The firm's financials reflect profits in its first year of operation। बहुत बढ़िया है, कंपनी के पहले ही साल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट आ गया, बहुत खुशी की बात है। बुकमार्क एलएलपी की ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने उसमें पहले ही साल प्रॉफिट शो हो गया, बहुत अच्छी बात है।
द मैनेजमेंट इज प्लीज विद द रिजल्ट, भाई प्रॉफिट आ रहे हैं तो खुश तो होगी। हाउएवर दे आर इंटरेस्टेड इन, मतलब तसल्ली नहीं है उनको, क्या क्या जाना है, दे आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ प्रॉफिटेबल ईच कस्टमर इज, यानी अब उनको प्रॉफिट कस्टमर के लेवल पे चाहिए। तो भाई सीधा सीधा बोलना सीपीए करना है यार, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, पूरी स्टोरी घुमाता है पहले। दिस वुड हेल्प देम फॉर्मुलेट देयर सेल्स स्ट्रेटेजी। ऑब्वियसली जब तक आपको कस्टमर वाइज सेल्स, कस्टमर वाइज कॉस्ट, कस्टमर वाइज प्रॉफिट नहीं पता होगा, तो आप कस्टमर वाइज सेल्स स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते। तीन कस्टमर, पीआर, एमजीएच, डब्ल्यूएलवाई। सेल्स यूनिट 1000, 950, 1250। तो एमजीएच मेरा सबसे छोटा कस्टमर है, एंड उसके बाद मेरा पीआर उससे बड़ा कस्टमर है, एंड उसके बाद डब्ल्यूएलवाई वो मेरा सबसे बड़ा कस्टमर है। ठीक है। अब सेल प्राइस, सेल प्राइस जो ग्रॉस है वो, अच्छा बेसिकली एमआरपी वो तीनों के लिए सेम है। आपने भी देखा होगा ना, जैसे बुक के पीछे प्राइस होता है, किसी जैसे टैक्समैन की बुक या कोई भी पब्लिशर की बुक है, उसके पीछे एमआरपी एक सेट होता है। अब उसके बाद डिस्काउंट मिलते हैं आपको, जैसे अलग अलग बुक सेलर अलग अलग परसेंट डिस्काउंट आपको ऑफर करते हैं, यस और नो। इसी तरीके से एमआरपी सेट है डिक्शनरी का 250। अब अलग अलग हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा। पेमेंट टर्म 3/10 नेट 30, नेट 30, 3/10 नेट 30। वैसे ये चीज आपको पता होनी चाहिए, नीचे एक्सप्लेन कर दी गई है, तब भी आपको पता होनी चाहिए। ये क्या होता है 3/10 नेट 30 का मतलब, कि पहले भी पढ़ा होगा आपने इंटर में या एसएफएम में, एफएम के अंदर, कि आप है ना, अगर 10 दिनों में पेमेंट कर दोगे, 3/10 नेट 30 का मतलब, यदि आप 10 दिनों में पेमेंट कर दोगे ना विद इन 10 डेज, तो आपको 3% डिस्काउंट मिल जाएगा। अदरवाइज 30 दिन में तो पेमेंट आपको करनी ही करनी है, मतलब उसमें कोई आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बेसिकली 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है, क्रेडिट पीरियड इज ऑफ 30 डेज। पर अगर आप शुरुआती 10 दिनों में पेमेंट कर देते हो तो 3% का डिस्काउंट आप एंजॉय कर जाओगे। जैसे किसी ने 1 तारीख को सेल करी है, तो भाई 1 से 10-11 तारीख तक पे कर दे, 10% का डिस्काउंट डिस्काउंट एंजॉय कर। और 11 से 30 के बीच में पे करेगा तो कोई डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। और 30 के बाद नहीं है पेमेंट अलाउड, कि आपको 30 तक ही करनी पड़ेगी, बिकॉज क्रेडिट पीरियड ही उतना है, उसके बाद पेनल्टी वेनल्टी जो लगेगी लगेगी, वो दे नहीं रखा ना करना है। बट आपको 30 दिन के अंदर पेमेंट करनी ही करनी है। और अगर आप यदि 10 दिन में कर देते हो, 3% का डिस्काउंट एंजॉय करो। तो ये फायदा कंपनी ने पीआर और डब्ल्यू को दिया है, बिकॉज वो थोड़े बड़े कस्टमर है, 1000 और 1250 ले रहे हैं। बेचारा एमजीएच जो छोटा कस्टमर है, बार्गेनिंग पावर कम है, इसलिए कंपनी ने उसको डिस्काउंट नहीं दिया। कंपनी ने 250 का ही बेचा उसको, नेट 30, ठीक है ना, कि भाई 30 दिन में देनी है। और ये सेल प्राइस ना एमआरपी नहीं कह सकते, बिकॉज अब ये डिस्ट्रीब्यूटर है ना, अब ये 250 रुपए की डिक्शनरी डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे। जो बुकमार्क एलएलपी तो पब्लिशिंग फर्म हो गई, अब ये 250 रुपए का उसको देगी अगर एमजीएच को, तो एमजीएच भी तो आगे बेचेगा। तो डिक्शनरी का एमआरपी भाई ज्यादा ही होगा, है ना, 300, 400, 500 रुपए, 600 रुपए, कुछ ऐसा होगा। ये वो प्राइस है, सेल प्राइस, जिस प्राइस पे पब्लिशिंग फर्म बुकमार्क एलएलपी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है, ठीक है। कस्ट जब डिस्ट्रीब्यूटर आगे दुकानदारों को, कस्टमर को जाएगा, तो वो तो और महंगा बेचेंगे ना। तो ये एमआरपी नहीं है, तो मैंने एमआरपी बोला था वो गलत है, एमआरपी नहीं है, एमआरपी कहीं ज्यादा होगा इससे, काफी ज्यादा होता है यार। बुकों के पीछे प्राइस देखते हो, इतना महंगा महंगा होता है, इतने की नहीं होती किताबें वो। बट हाँ, वो धीरे धीरे सब मिडल मैन का प्रॉफिट जोड़ जोड़ के वो महंगी हो जाती है, उनके प्रॉफिट और कॉस्ट। तो ये वो सेल प्राइस है जिस प्राइस पे आपका पब्लिशिंग फर्म आपके डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है, ठीक है। और उसमें भी डिस्काउंट है, ये कैश डिस्काउंट है बेसिकली, 3/10 एट 30। 10 दिन में पेमेंट कर, 3% का डिस्काउंट ले, अदरवाइज 30 दिन में तो पेमेंट करनी करनी है। तो मैंने एक यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया, ये एक तरीके का कैश डिस्काउंट होता है। एंजॉय द 3% डिस्काउंट इफ पेमेंट डन विद इन 10 डेज, अदरवाइज पे विद इन 30 डेज विदाउट एनी डिस्काउंट। यानी अगर आपने 1 तारीख को माल लिया, तो 1 से 10 के बीच में भाई पे कर दो, 3% डिस्काउंट एंजॉय करो, या फिर 11 से 30 को आप पे करोगे तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आगे सेल्स रिटर्न दे रखी है, मतलब जब इनको यूनिट्स हम बेचते हैं तो कितना परसेंट हमें वापस आ जाते हैं, कितनी यूनिट्स हमें वापस आ जाती हैं। तो पीआर के केस में 0.5%, एमजीएच में 0, और डब्ल्यूएलवाई में 10। तो मुझे एमजीएच देखो इसमें अच्छा लगा, कि एमजीएच को जो यूनिट चाहिए होती है ना वो पहले ही मंगा लेता है। पीआर कुछ ज्यादा ही सेल्स रिटर्न कर रहा है, और डब्ल्यूएलवाई तो भाई कुछ ज्यादा ही कर रहा है, ये मुझे बहुत खराब लगा। कि माना कि सबसे बड़ा कस्टमर है, 1250 यूनिट्स ले रहा है, फिर भी भाई 10% बहुत होता है, इतनी सेल्स रिटर्न कर रहा है, कंपनी की कॉस्ट आती है सेल्स रिटर्न मतलब वापस करने में, उसको प्रोसेस करने में। तो बुकमार्क एलएलपी को इसकी भी कॉस्टिंग पड़ती है सेल्स रिटर्न की, ठीक है ना। तो हो सकता है कि डब्ल्यूएलवाई ऑर्डर ढंग से ना देती हो, इंस्ट्रक्शन क्लियर ना करती हो, मैंने जी ये मांगा था ये भेज दिया, मैं तो ऐसे ऐसे बोला था आपने ऐसे ऐसे भेज दिया। डब्ल्यूएलवाई के ऑर्डर के इंस्ट्रक्शन में कमी हो, या हमारे समझने में कमी हो, एलएलपी के समझने में कमी हो, तो देखना पड़ेगा, बट ये सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ये थोड़ा मेरे को अभी अभी खराब लग रहा है, ये 10% ज्यादा है। अब डिलीवरी टर्म
एफओबी शिपिंग पॉइंट। ये क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मान के चलो बेटा, बुकमार्क एलएलपी का ना कोई सेल्स डिपो है, कोई फैक्ट्री या सेल्स डिपो जहां से बुकमार्क एलएलपी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेच रही है जिस जगह से, ठीक है। अब कस्टमर की एक लोकेशन होगी, कस्टमर कहीं भी हो सकते हैं, तीनों कस्टमर ये पूरे देश भर में कहीं भी हो सकते हैं। अब उनके बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा जो रोड से कवर करा जाएगा या पानी से कवर करा जाएगा या एयर से करा जाएगा। मतलब या तो ट्रकों से, गाड़ी ट्रक से माल जाएगा, या फिर जहाज से माल जाएगा, नाव से, जहाज से, या फिर हवाई जहाज से माल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कोई कस्टमर कंपनी के पास आता है, उन तीनों में से कोई कस्टमर कंपनी के पास आता है, कंपनी के सेल डिपो पे आके खड़ा हो जाता है और वहीं से माल लेके अपना गाड़ी करा के, मतलब अपना ट्रांसपोर्ट अरेंज करा के ले जाता है, तो उसको बोला जाता है एफओबी शिपिंग पॉइंट। बट यदि कंपनी कस्टमर की लोकेशन पे माल भेजती है तो उसको बोला जाता है एफओबी डेस्टिनेशन। एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, मतलब बेसिकली अपनी जिम्मेदारी कहाँ फ्री हो चुकी है। देखो, एक वन की लोकेशन बना रखी है ना, वो जो साइन होता है लोकेशन का, वन और टू। वन और टू इट मींस कस्टमर को ओनरशिप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रांसफर हो रही है। ओनरशिप का मतलब क्या है, रिस्क एंड रिवॉर्ड, कि अब रिस्क एंड रिवॉर्ड कस्टमर का है, अब अपने को कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं, अगर मैं आपको बोलूं फ्लिपकार्ट से आप कोई सामान मंगाते हो यार, तो वो आपको घर तक पहुंचाता है। अब फ्लिपकार्ट से आपने सामान मंगाया और वो जो सामान लेकर आ रहा था जो बंदा, उससे वो सामान टूट गया लाते हुए, कुछ भी हुआ, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे, कुछ उससे उसके हाथ से कुछ मिस होगी, सामान टूट गया। तो क्या बताओ, आप कंपनी को क्लेम करोगे कि नहीं करोगे कि यार ये प्रोडक्ट मेरे पास गलत है? यस और नो? तो आप क्लेम कर सकते हो, बिकॉज कंपनी इन दिस पर्टिकुलर केस, जब आप फ्लिपकार्ट से मंगाते हो तो ऑनरशिप तब ट्रांसफर होती है जब प्रोडक्ट आपके हाथ में है। देखा, आपके हाथ में आता है, फिर वो साइन वगैरह कुछ डिजिटली करवाता है या कुछ नंबर वगैरह स्कैन करके वो जाता है, करता है कि नहीं करता, कुछ ओटीपी वेरीफाई करता है। यानी जब फ्लिपकार्ट आपके डोर स्टेप पे आपके हाथ में सामान पहुंचाती है तब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होता है। यानी उससे पहले कुछ भी टूट फूट, कोई भी दिक्कत होती है, वो कंपनी जिम्मेदार है, ठीक है ना। और ऑन दी अदर हैंड आप ऐसे समझो, जैसे मैं एक दुकान पे गया, मैंने उससे मोबाइल खरीदा, ठीक है, मोबाइल बढ़िया लगा, मैं मोबाइल चलाते चलाते दुकान से बाहर आ रहा था, मेरा पैर फिसला और मोबाइल मेरे हाथ से गिर के टूट गया। अब दुकानदार उस मोबाइल को रिप्लेस करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज जैसे ही मैंने दुकानदार से मोबाइल खरीदा था, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए थे। अब फोन मेरा हो गया था, अब मैं उसकी दुकान के बाहर निकल गया, कुछ भी हुआ वो मेरी जिम्मेदारी है। तो एफओबी शिपिंग पॉइंट में क्या होता है कि सेल्स डिपो पे ही, कंपनी के सेल्स डिपो पे ही या फैक्ट्री आउटलेट जहां भी है, उधर ही कंपनी रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर देती है कस्टमर को। बट एफओबी डेस्टिनेशन पे क्या होता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड कस्टमर के डोर स्टेप पे ट्रांसफर करती है कंपनी, ठीक है। तो इसके अंदर कंपनी की कॉस्ट ज्यादा किस में आती है? कंपनी की कॉस्ट आती है ज्यादा एफओबी डेस्टिनेशन पे, ठीक है ना, क्योंकि शिपिंग पॉइंट पे नहीं आती, क्योंकि वहीं पास में ही पड़ता है। जैसे स्टार्टिंग में वो नहीं था, ऑडियो प्लेयर वाला था, कि कस्टमर ए को तो शिप करना पड़ता है और कस्टमर बी फैक्ट्री में ही आके सामान ले जाता है, ठीक है ना। पर इस केस में जो WLY है, वो बढ़िया कस्टमर है, अगर देखा जाए तो वो कंपनी के पास आके ही सामान ले जाता है। तो इस वजह से डिस्काउंट भी नहीं, डिस्काउंट तो पीआर को भी इतना है, WLY को भी कितना है, बट इससे WLY की थोड़ी कॉस्ट सेव हो जाएगी मेरे पास, है ना, क्योंकि वो शिपिंग पॉइंट पे आके ले जाता है। बट मेरी पीआर और एमजीएच के केस में कॉस्ट थोड़ी ज्यादा आएगी, क्योंकि उनके डेस्टिनेशन में मुझे सामान पहुंचाना पड़ता है। अब आगे देखिए, in order to get market share, PER and WLY have been extended credit terms to avail discount if payment is made within 10 days। तो मैंने पहले और तीसरे कस्टमर को ऐसा बोलता हूँ, पहला दूसरा तीसरा ना, बार बार, या एबीसी बोल देते हैं तीनों को, है ना, नाम थोड़े बड़े हैं, एबीसी। तो जो ए और सी को मैंने डिस्काउंट दिया है बेटा, 3% का, अगर 10 दिन में पेमेंट कर देते हैं, customer B does not have much bargaining power and has been allowed only 30 days credit period without any benefit of availing discount for early payment। जो बी बीच वाला कस्टमर है, बेचारा छोटा कस्टमर, सिर्फ 950 यूनिट्स बार्गेनिंग पावर कम है उसकी, दैट इज वाई उसको मैंने डिस्काउंट नहीं दिया। बट हाँ चल, वो दे दिया क्रेडिट पीरियड कि 30 दिनों में पे कर दियो, बट डिस्काउंट नहीं दिया। तो थोड़ा रिलीफ दिया, बट और पूरा रिलीफ नहीं दिया जितना ए और सी को दिया मैंने। बोथ ए एंड सी हैव मेड पेमेंट विद इन 10 days टू अवेल द डिस्काउंट एक्सटेंडेड, मतलब ए और सी दोनों ने डिस्काउंट एंजॉय करा 3% का, 10 दिन में पेमेंट दोनों भाइयों ने कर दी। आगे, ऑन द कॉस्ट फ्रंट, कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट्रीब्यूटेबल टू नेट सेल्स ऑफ कस्टमर एबीसी आर 1,41,581, तीनों की अलग अलग वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दी। बहुत बढ़िया, सीधा ही आपको दे दिया। आगे, कस्टमर असाइनेबल मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर एज फॉलोस। जैसे कस्टमर असाइनेबल कॉस्ट है ना, जैसे डीपीपी कॉस्ट होती थी ना, जैसे जिज्ञासा इंडिया लिमिटेड वाले में याद करो,
उसके अंदर जैसे वेयर हाउस कॉस्ट थी और आपका रिटेल स्टोर कॉस्ट थी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी नहीं? तो वो डीपीपी कॉस्ट थी। इसी तरह कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में होती है कस्टमर असाइनेबल कॉस्ट और इसने मार्केटिंग, एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके से दे रखी है वो। बट जब वो आंसर देता है ना इसका तो एक चीज़ थोड़ा याद रख लेना यार, कि वो मार्केटिंग और एडमिन को क्लब करके दे देता है और डिस्ट्रीब्यूशन को अलग से देता है। वैसे अगर आपको मार्केटिंग, एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड ना भी दे रखे होते हैं ना, तो भी आप आंसर सही निकाल लेते। बट इसकी वजह से ना बस मुझे लगता है कि थोड़ा प्रेजेंटेशन का नंबर ना कट जाए, बिकॉज़ वो एक कुछ जैसे नीचे आपको कुछ कॉस्ट दे रखी है, कुछ को मार्केटिंग एडमिन में लेकर जाता है, कुछ को डिस्ट्रीब्यूशन में लेकर जाता है। कायदे से वो 3 बनाने चाहिए थे, मार्केटिंग का अलग, एडमिन का अलग और डिस्ट्रीब्यूशन का अलग। बट उसने मार्केटिंग, एडमिन का इकट्ठा बना देता है और डिस्ट्रीब्यूशन का अलग बना देता है, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसे ही करना है हमको। चलें, अब ऑर्डर टेकिंग एंड प्रोसेसिंग, ये बेटा हैशटैग का मतलब होता है नंबर, ठीक है? तो ऑर्डर टेकिंग एंड प्रोसेसिंग, नंबर ऑफ ऑर्डर, तीनों कस्टमर के ऑर्डर कितने हैं? 4, 2, 15 और ₹300 पर ऑर्डर। रश डिलीवरी, एक्सपीडिटेड डिलीवरी जो होती है, वो नंबर ऑफ ऑर्डर या नंबर ऑफ डिलीवरी भी आप कह सकते हो, बिकॉज़ ऑर्डर है तो डिलीवरी करना पड़ेगा, ₹250 और वो कराता है ए और सी, बी नहीं कराता। डिलीवरी कॉस्ट, डिस्टेंस इन किलोमीटर, ₹80 पर किलोमीटर पड़ता है, पहले का 100, दूसरे का 50, तो 80 से गुणा करके निकल जाएगा। सेल्स रिटर्न प्रोसेसिंग, बताओ बेटा सेल्स रिटर्न कौन-कौन करा रहा था? सेल्स रिटर्न पहले कस्टमर के केस में हो रही थी और लास्ट वाले कस्टमर के केस में हो रही थी। इसी तरह सेल्स रिटर्न प्रोसेसिंग पहले और लास्ट में हो रही है। बिलिंग कॉस्ट, बिल तो तीनों को ही जा रहा होगा। एंड अगर आप बिलिंग कॉस्ट भी देखें, एक छोटी सी चीज, तो जितने ऑर्डर हैं उतनी बिलिंग है। थोड़ा बस एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, जितनी बार ऑर्डर उतनी बार बिलिंग। फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे भी ऐसे होता है, हम करते हैं। कस्टमर विजिट, यानी यार एमजीएच मुझे थोड़ा अच्छा कस्टमर लग रहा है कहीं ना कहीं। देखो छोटा कस्टमर है, बट आप देख रहे हो ना, तो मतलब ऑर्डर भी अगले ने सिर्फ 2 ही लगाए। देखो वैसे ना इसको छोटा कस्टमर कंपनी कह रही है 950, बट कोई मुझे तो ऐसा कोई खास छोटा लग नहीं रहा है। 950, 1000, 1250 सिमिलर से ही है, बट कहने को छोटा हो गया नहीं, बट है तो लगभग लेवल का ही। बट अगला बंदा मात्र 2 ऑर्डर दे रहा है, अगला बंदा ना कोई रश ऑर्डर कर रहा, अगला बंदा पास भी है 50 किलोमीटर दूर, ठीक है? और अगला बंदे ने कोई ना सेल्स रिटर्न कर रहा, बिलिंग भी 2 बार हो रही है, ना उसके पास कोई कस्टमर विजिट होनी पड़ रही। तो पता नहीं मुझे कुछ अंदर से वाइब्स आ रही है कि एमजीएच एक अच्छा कस्टमर साबित होने वाला है। एमजीएच अनडाउटेडली आपको एक अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। अभी तक मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं। यहाँ फील आ रही है मेरे को ऐसी। और इन केस डब्ल्यूएलवाई को मैं देखूं, तो यार कहने को तो ये भाई साहब बन रहा है बड़ा कस्टमर 1250, बट 15 ऑर्डर लगा रहा है यार, 15, ठीक है ना? और 5 रश ऑर्डर और रिटर्न भी इतनी ज्यादा, बिल भी ज्यादा ही बनेंगे और विजिट भी इतनी ज्यादा, तो डब्ल्यू एल वाई ना मोटे तौर पे 1250 बढ़िया लग रहा होगा। बट मुझे लग रहा है कि बुरी तरह से मेरा प्रॉफिट को पीटेगा ये, मतलब अच्छा प्रॉफिट नहीं आएगा इसके केस के अंदर, बिकॉज 1250 तो एक सिंपल अमाउंट है ना भाई, ये भी तो देख आगे। और दूसरी तेरी कॉस्ट कितनी कितनी ज्यादा आ रही है इसमें। और अगर हम पहले कस्टमर को एनालाइज करें, तो देखो ये, अगर मैं 2 और 4 को एनालाइज करूं, तो 2 इसका ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि 1000 और 950 में 50 मिनट का ही तो फ़र्क है। बट ये 950 के लिए 2 दे रहा है, ये 1000 के लिए 4 दे रहा है। भाई 2 देता, 3 देता, 4 दे रहा है, ये भी ज़्यादा है। रश ऑर्डर भी दे रहा है ये। चलो दूर है तो इसका कुछ कर नहीं सकते, बट कॉस्ट तो कंपनी की आएगी ना। सेल्स रिटर्न भी करवा रहा है ये। बिलिंग तो चलो 4 बार होएगी क्योंकि वो हो रहा है। कस्टमर विजिट भी हो रही है। तो यहाँ तक देखते हुए ना, यहाँ तक मुझे एमजीएस सबसे बढ़िया लग रहा है। फिर पीईआर, फिर डब्ल्यूएलवाई। पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा, बट अभी तो मुझे एमजीएच अच्छा लग रहा है। बीइंग अ कस्टमर, बीइंग अ रिलेशन, मैं एमजीएच के साथ अच्छा निभाना चाहूंगा। फिर पीईआर और उसके बाद डब्ल्यूएलवाई, क्योंकि डब्ल्यूएलवाई वैसे ही चौड़ा हो रहा है यार 1250, और वैसे दूसरे पर्टिकुलर इतने खराब निकल कर आ रहे हैं उसके। क्लियर? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का कोई चक्कर नहीं है। और फिक्स कॉस्ट नॉट असाइनेबल टू एनी कस्टमर, यानी टोटल में कंसिडर करेंगे, सारे कस्टमर की मिला के एक पर्टिकुलर कस्टमर पे असाइन नहीं करेंगे। वो कितना है? 1 लाख। अब फर्स्ट रिक्वायरमेंट में जस्ट यू हैव टू प्रिपेयर द कस्टमर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एज ऑल्सो द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। यानी कुछ नहीं, 4 कॉलम बनाओगे, साथ, सॉरी 3 कॉलम बनाओगे, टोटल का भी कॉलम बना देना, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? 3 तो कस्टमर और साथ में इनका सम टोटल। बस सम टोटल में एक ध्यान रखना है एक चीज का, कि जो फिक्स कॉस्ट है ना, ये टोटल वाले कॉलम में तो आएगी, टोटल वाले कॉलम में आएगी, बट जो कस्टमर वाला कॉलम है ना, इसमें मत लिखना, क्योंकि ये किसी कस्टमर को असाइन नहीं होगी। बाकी सारी चीजें ठीक है, ठीक है?
तो ये होपफुली कर लोगे। वीडियो पॉज़ करो, चाहे एक बार खुद देखो, कैलसीफाई करके फटाफट कि निकल के आ पा रहा है, नहीं निकल के आ पा रहा। तो सिंपली अगर हम निकालें, कैसे निकलेगा? अगर देखें सेल्स माइनस कॉस्ट, सेल का आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस के अंदर फिर अगर ये वेरिएबल कॉस्ट देखो टोटल में दे रखी है, अदरवाइज हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट घटा के कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल देते, थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए। बट चूंकि वेरिएबल कॉस्ट जो है आपको टोटल में दे रखी है, तो मैं सेल्स भी टोटल में निकाल दूंगा। अब सेल्स का ऑल दो एक वर्किंग नोट दे रखा है, बट आप चाहो तो बिना वर्किंग नोट के भी निकाल सकते हो। टोटल सेल्स कैसे निकलती है? टोटल सेल इज इक्वल टू नेट क्वांटिटी सोल्ड इनटू नेट सेलिंग प्राइस। सर आपने दोनों जगह नेट नेट क्यों लिखा, थोड़ा इस क्वेश्चन में जरूरी है। ऑल दो क्वांटिटी सोल्ड तो इतनी हुई है 1000, 950 और 1250, ठीक है। बट इसको नेट इसलिए करा गया है क्योंकि सेल्स रिटर्न भी हुई है। तो 1000 में से 0.5% माइनस करना, 950 में से 0% माइनस करना, मतलब इसकी तो कुछ है ही नहीं, और 1250 में से 10% माइनस करना। तो जब आप इसको मैं ए लिख देता हूँ, जब आप वो माइनस करोगे तो आपका आएगा नेट क्वांटिटी सोल्ड। एंड नेट सेलिंग प्राइस कैसे आएगा? जैसे कस्टमर ए के केस में 3% माइनस करना, बी के केस के अंदर आप 10%, ए के केस में 3%, बी के केस में कोई माइनस मत करना, कोई डिस्काउंट नहीं है, और सी के केस में भी 3% माइनस करना, तो आपका नेट सेलिंग प्राइस आएगा। तो बेटा क्वांटिटी में भी ध्यान रखना, क्वांटिटी को आप उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करके चलना, और प्राइस के अंदर से जो 3% का डिस्काउंट है पहले और तीसरे कस्टमर में, वो माइनस करके चलना। तो आपका फाइनली निकल कर आ जाएगा नेट सेल्स प्रोसीड या नेट सेल्स रिवेन्यू आपका निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब उसके बाद प्रॉफिट कैसे निकलना है? सेल में से कॉस्ट, कॉस्ट आपको कौन सी दे रखी है? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कॉस्ट दे रखी है। इसको माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, ऊपर और कोई कॉस्ट तो नहीं दे रखी? नहीं। फिर सारी कॉस्ट यहाँ दे रखी है, ठीक है। एक एक करके माइनस कर दिया यार। ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट, रश डिलीवरी, डिलीवरी कॉस्ट, नॉर्मल डिलीवरी होगी है, सेल्स रिटर्न प्रोसेसिंग कॉस्ट, बिलिंग कॉस्ट, कस्टमर विजिट कॉस्ट और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट अपना माइनस कर दी उसके बाद। डन। अब ध्यान से देखना, ये कंफ्यूजन ना हो जाए आपको कि बेटा ये ना सेल्स रिटर्न प्रोसेसिंग कॉस्ट यहाँ 1 है और यहाँ 8 है, ठीक है, 108, और यहाँ सेल्स रिटर्न की परसेंटेज है। जैसे 1000 का 0.5% करोगे आप, तो ये आएगा 5, और 1250 का 10% करोगे तो ये आएगा 125, ठीक है। तो आप इस 5 और इस 125 को ना इस 1 और 8 से मत कंपेयर करना, बिकॉज इधर ये 5 और 125 ना यूनिट्स है बेटा, इधर 5 और 125 के मायने है यूनिट्स, कि कितनी सेल्स रिटर्न हुई, कितनी यूनिट्स रिटर्न हुई। और इधर है सेल्स रिटर्न प्रोसेसिंग, मतलब कितनी बार हुई। तो हो सकता है कि इसने 5 यूनिट ना एक ही बारी में रिटर्न करा दी हो, तो एक कंपनी को एक ही बार तो प्रोसेस करनी पड़ेगी ना वो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? कि भले ही पहले कस्टमर ने 5 यूनिट्स रिटर्न कराई हैं, बट हो सकता है वो 5 यूनिट्स एक बारी में कराती हो, तो कंपनी को रिटर्न प्रोसेस एक ही बार करनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि आप देखते हो जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन से आप कुछ मंगाते हो, उसके बाद जब आप उसको रिटर्न करते हो तो वो रिटर्न प्रोसेसिंग का एक अलग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। एक वहां देखोगे तो आप एक अलग टाइमलाइन स्टार्ट हो जाती है, सेम यहाँ पर है। तो से रिटर्न प्रोसेसिंग एक बार होगी, और जैसे अगले ने इधर 125 यूनिट्स वापस करी है, तो वो ऐसा नहीं है ना एक एक करके एक एक यूनिट वापस करी होगी। हो सकता है कभी 10 कर दी हो, कभी 20 कर दी हो, कभी 30 कर दी हो, कभी 5 कर दी हो, ऐसे कर करके तो उसने टोटल 8 बार करी है। तो ये नंबर ऑफ सेल्स रिटर्न है, और उनकी प्रोसेसिंग है, ना कि सेल्स यूनिट, सेल्स यूनिट नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज हो रखी है। डन। अब मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में बस आप एक छोटी सी चीज याद रखना, जो सारी कॉस्ट मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में ले जाना, और जो डिलीवरी कॉस्ट है ना डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में, सिर्फ वो कॉस्ट लेकर जाना डिलीवरी वाली, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने की, डिलीवर करने की। वो कौन कौन सी कॉस्ट होगी? एक तो ये आपकी रश डिलीवरी की, और एक आपकी नॉर्मल डिलीवरी की, ये। और इन्वेंट्री फाइनेंस कॉस्ट बच्चा जनरली भूल जाता है, इसको आप ध्यान रख लेना, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट क्या है, इन्वेंट्री को आप कैरी किस लिए कर रहे हो, मेरे को बस ये बता दो।
इन्वेंट्री अपने स्टॉक में आप कैरी प्रॉपर्ली इसलिए कर रहे हो ना, क्योंकि अब अल्टीमेटली आप उसको क्या करोगे, डिस्पैच करोगे, अल्टीमेटली कस्टमर को आप डिलीवर करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो दैट इज वाई डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर याद रख लो, ध्यान रख लो कि अपनी कौन कौन सी कॉस्ट, नॉर्मल डिलीवरी, रश डिलीवरी और इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट भी, कैरी भी किस लिए कर रहे हो भाई, उसको डिलीवर करना है आगे, कस्टमर को डिस्पैच करना है। ठीक है, चलें। और फिक्स कॉस्ट हाँ ले लेना लास्ट में, कस्टमर वाइज एलोकेट मत करना, टोटल में कंसिडर कर लेना। क्लियर। तो बस फर्स्ट रिक्वायरमेंट में तो प्रिपेयर ही करना है, तो प्रिपेयर हम देखते हैं 9.54 पे है इसका आंसर। ठीक है, तो पहला इसने सेल्स प्रोसीड निकाला है, टेबल नंबर 1 में वर्किंग, आप चाहे तो वर्किंग बनाओ, चाहे तो मेन टेबल में ही बना देना। इसके अंदर उसने सबसे पहले ग्रॉस निकाल लिया, ठीक है, सेल्स यूनिट इनटू प्राइस। अब इतना चक्रों में नहीं पड़ते यार, सीधा क्या करते हैं, जो सेल्स यूनिट है ना, सेल्स यूनिट्स के अंदर सेल्स रिटर्न की परसेंटेज माइनस कर देते, और सेल प्राइस के अंदर जो डिस्काउंट की परसेंटेज माइनस कर देते, सिंपली आपका निकल कर आया था। जैसे आपके क्वेश्चन में 1000 यूनिट्स है ना, 1000 ले लिया मैंने, 1000 के अंदर 5.5% रिटर्न हो गया, तो मैंने माइनस 0.5% कर दिया। ठीक है, फिर इंटू 250 का सेलिंग प्राइस है, उस पर 3% डिस्काउंट है, 3% माइनस कर दिया, तो ये आ गया 2,41,287.5, 2,41,288 भाई। समझ में आ रहा है, इस तरीके से करना है, कैसे ही कर लो यार, ये तो मतलब बच्चों वाली चीज है। तो सेल्स की नेट प्रोसीड्स आ गई तुम्हारे पास, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो सीधा सीधा भाई दे ही रखा था। अब आपको जो वो कॉस्ट थी ना, एक्टिविटी कॉस्ट, मैंने बोला था एक तो है मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन वाली कॉस्ट, और एक है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में 3 ध्यान रखना, एक तो रश डिलीवरी, एक नॉर्मल डिलीवरी और एक इन्वेंट्री का कैरिंग कॉस्ट। ठीक है ना, और जो बची हुई मार्केटिंग और एडमिन में डाल देना, सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। बहुत क्वेश्चंस में कर चुका हूं, इसमें नहीं करा रहा, सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या करा, ये निकाल लिया, इसे मार्केटिंग एडमिन का अलग निकाल लिया और डिस्ट्रीब्यूशन का अलग निकाल लिया। ये कुछ नहीं है, ये जस्ट एक प्रेजेंटेशन है। ठीक है, और टोटल वाला कॉलम इसलिए बना रखा है क्योंकि स्पेशली क्वेश्चन ने बोल दिया। वैसे क्वेश्चन बोले ना बोले, अगर हम टोटल बना देते हैं तो हमारा आंसर इंप्रूव हो जाता है, बट अगर बोल दिया तो भाई बना के ही आ, तब तो पक्के से बना। ठीक है, अब तुम्हारा क्या क्या निकल गया, टोटल कॉस्ट आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट के बाद, अब नेट प्रॉफिट ध्यान रखना कि जैसे आप ये देखोगे ना बेटा, इन तीनों को आपने जोड़ा तो वो इसके बराबर नहीं आएगा, क्योंकि इन तीनों के अंदर ना आपने लाख रुपए की कॉस्ट कंसिडर नहीं करी थी, लाख रुपए की कॉस्ट कंसिडर करी थी तुमने सिर्फ और सिर्फ टोटल में, तो इनका टोटल 112,600 नहीं आएगा, 212,600 आएगा। समझ में आ रहा है, इनका टोटल 212,600 आएगा, तो इसका ध्यान रखना है। अब मैंने क्या क्या बोला, क्या क्या निकालना चाहिए, टोटल प्रॉफिट निकाल दिया, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेल, प्रॉफिट पर यूनिट, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट, ये मैंने खुद से निकाल दिया इस क्वेश्चन के अंदर। प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेल्स तो आप खुद से निकाल लोगे, कैसे निकलेगा, 70,688 डिवाइडेड बाय 241,288, परसेंटेज ये आ गया 29.29 या 29.30, तो 29 ले लिया इन्होंने, डेसिमल के बाद का नहीं लिया, थोड़ा एनालिसिस में इजी हो जाता है ना, बार बार पॉइंट बोलेंगे तो, क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए सिर्फ एनालाइज करने के लिए, और ज्यादा कुछ नहीं। और यकीन मानना, 2-3 क्वेश्चन आप थोड़ा दिमाग लगा के एनालाइज कर लोगे ना मेरे साथ, कैसा ही आ जाए पेपर के अंदर, मतलब आपको लगेगा ठीक है यार, हो सकता है आप एग्जाम टाइम में मोटा मोटा देख कर जाओ, पढ़ के भी ना जाओ पूरा, क्योंकि अब आप में ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ पता है क्या क्या मायने है, चीजों को मैं कैसे देकर आऊंगा। यूनिट्स का परसेंटेज जैसे हमने यहाँ लिया, इसके अंदर तो फर्क ही नहीं पड़ता, कोई 1000, 950, 1250 है, आसपास ही है। जैसे जिनमें ज्यादा फर्क होता है ना, वहाँ यूनिट्स का परसेंटेज लो, है कॉस्ट को क्लासिफाई करके डिस्काउंट देखो किस बेसिस पे दे रहा है, कि किसी को हो सकता है ज्यादा यूनिट्स ना बिक्री हो पर डिस्काउंट ज्यादा हो, प्रॉफिट टोटल में, पर यूनिट में, परसेंटेज के अंदर निकालो ना सारे, अपने आप एनालिसिस देकर आएगा भाई तू अपने आप। उस क्वेश्चन के अंदर तू बस 5 मिनट दिमाग लगा लेगा ना, शांत मन से 5 मिनट तू बस उस देखता रहे कि कैसे चीजें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, बस देखता रहे, तेरे को अपने आप पता चल जाएगा, अपने आप लिंकेजेस बैठने लग जाएंगे, अपने आप एनालिसिस बनना स्टार्ट हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन कर लियो, सारे समझ में आ जाएंगे, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है क्वेश्चंस के अंदर। चले, प्रॉफिट पर यूनिट, ये प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेल आ गया, पर यूनिट कैसे आएगा, 70,688 डिवाइडेड बाय
कितनी यूनिट थी पहले वाले की? 1000, तो डिवाइड बाय 1000, तो 70.688 या 69 ऐसे सबके निकाल दोगे। और प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट में ध्यान रखना बेटा, यहाँ मैंने ना 212 600 का निकाला है, क्योंकि आप अगर 112 600 का निकालोगे ना तो वो गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज इन तीनों का टोटल 112 600 नहीं है ना। तो दैट इज वाई इन तीनों का जो टोटल है ना, इन तीनों का जो टोटल है ना वो इसके बराबर है, ठीक है। दैट इज वाई 212 600 को मैंने बेस लिया, और उसके बेस पे मैंने प्रॉफिट निकाला कि टोटल 100% प्रॉफिट के अंदर से 100% प्रॉफिट में से 33% पहले कस्टमर की वजह से हो रहा है, 38% दूसरे कस्टमर की वजह से, और 29% तीसरे कस्टमर की वजह से। ठीक है, चलिए। हम्म, चलो, अब यहाँ तक हो गया। और ये जो है इसने सेकंड टेबल बना रखी है, इसकी कोई ऐसी खास आवश्यकता नहीं है, चाहो तो बना सकते हो, अदरवाइज अपनी मेन टेबल में इनकॉर्पोरेट कर देना, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। तो टेबल 1 और टेबल 2 को आप चाहो तो अपनी ही टेबल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ठीक है ना। थोड़ी बड़ी बन जाएगी टेबल, और क्या होगा यार, वर्किंग नोट में थोड़ा टाइम, मतलब जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप कर लीजिएगा। कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि वो एबीसी कॉस्ट जो होती है ना वो अलग से ही निकालना प्रेफर करते हैं, ठीक है। और क्योंकि इसमें थोड़ी-सी ज़्यादा कैलकुलेशन है तो इसको भी आप अलग से निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है। बाकी अगर समय का अभाव हो तो उसको इसी के अंदर आप इनकॉर्पोरेट करके आ जाइएगा। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, रिकमेंड अ स्ट्रेटेजी फॉर बुकमार्क एलएलपी रिगार्डिंग इट कस्टमर। भाई कस्टमर के लिए स्ट्रेटेजी बनाएगी, कोई सीपीए कर रखा है तो प्रोडक्ट वाइज तो बनाएगी नहीं, कस्टमर वाइज बनाएगी। बट एनालिसिस करने की बजाय, एनालिसिस तो करना ही है, उसी के बेस पे सारी चीजें होगी। उसने बोला रिकमेंड अ स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग इस कस्टमर, यानी आपको बताना है कंपनी किस कस्टमर के लिए क्या स्ट्रेटेजी बना के चले, कैसा माइंडसेट रख के चले, क्या योजना बनाए, क्या स्ट्रेटेजी, क्या रणनीति बनाए, हर कस्टमर के लिए अलग अलग, ठीक है ना। वो आपको आंसर करना है इसका, ठीक है। चलिए अब इसके आंसर पे आ जाते हैं। आंसर इज पेज 9.5। यार अगर ये साथ साथ हो ना तो कितना बढ़िया हो, कितना आगे पीछे दे रखा है। इसके अंदर बेटा सबसे पहले ना ये कर लीजिए जो मैंने मार्किंग कर रखी है, WLY NGH और PR एंड MGH, इस तरीके से मार्किंग कर लीजिए। ठीक है, मार्किंग कर ली। चलिए अब आ जाइए। हाँ जी, जब हम क्वेश्चन ये कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आपने देखा था मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर बीच वाले बी कस्टमर के लिए था, क्योंकि मैंने देखा था कि वो हमारे रिसोर्सेज कम कंज्यूम कर रहा है, डिस्काउंट भी नहीं ले रहा, तो मुझे लग रहा था उसका प्रॉफिट अच्छा आएगा, देखते हैं आता है कि नहीं आता। तो इधर हमने देखा तो उस कस्टमर से जो हमारा प्रॉफिट पर यूनिट है वो सबसे अच्छा निकल कर आया, जो आना बिल्कुल लाजमी था, क्योंकि ये बंदे को डिस्काउंट भी नहीं मिल रहा था और कॉस्ट भी है, मतलब रिसोर्सेज भी हमारे कम कंज्यूम कर रहा था। अगर देखा जाए यार ये भी बड़ी कमाल की बात है कि ओवरऑल प्रॉफिट भी सबसे हाई आया यार, मतलब ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट ये भी हाई सबसे ज्यादा आ गया कि यार, मतलब सबसे कम यूनिट्स बेच रहा हूं मैं, सबसे कम यूनिट्स इस कस्टमर को, और पूरे 100% में सबसे ज्यादा मुनाफा मुझे ये दे रहा है 38%। कमाल की बात है यार। और ये हो गया 38, और ये किस पे, प्रॉफिट परसेंटेज और मतलब सेल के कंपैरिजन में भी अच्छा प्रॉफिट दे रहा है 34, सबसे अच्छा। पूरी कंपनी का अगर देखा जाए तो एक एवरेज 15% है, 15% प्रॉफिट ऑन सेल। पर वैसे ना ये 15% आप थोड़ा ठीक भी नहीं कह सकते, बिकॉज इसमें 1 लाख माइनस हो रखा है। तो ये ओवरऑल कंपनी के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है 15, बट इनको आप 29 34 और 22 के हिसाब से जज नहीं कर सकते, बिकॉज 29 34 और 22 में ना 1 लाख वाला पोर्शन माइनस नहीं हो रखा। स्टिल अगर हम देखें तो बी सबसे अच्छा है, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया, तो यानी यार बी वाला जो बीच वाला कस्टमर माइंड ब्लोइंग है, सबसे कम सेल, सबसे बढ़िया मुनाफा ना। इसके अंदर अगर हम देखें तो अगले बंदे की ऑर्डरिंग कॉस्ट भी इतनी कम है, थोड़े ऑर्डर दे रहा है, ना रिटर्न करवा रहा, ऑर्डर कम दे रहा है, बिलिंग कॉस्ट भी कम आ रही है, कस्टमर विजिट भी नहीं करवा रहा, ना रश डिलीवरी कर रहा, बहुत बढ़िया कस्टमर है। अब बात करते हैं जो हमारे सबसे बड़े महानुभाव, जो WLY है ना, कहते हैं थोथा चना बाजे घना। जैसे कहते हैं ना, दो चीजें होती हैं, एक अमीर होना और एक अमीर दिखना। कुछ लोग होंगे जो बहुत अमीर दिखेंगे, बहुत अमीर दिखने में बहुत अमीर हो गए, बट उनकी जिंदगी क्रेडिट पे चल रही होती है, धोखेबाजी पे चल रही होती है, लोगों का पैसा खा रखा होता है, क्रेडिट कार्ड पे चल रहा होता है, लोन ले रखे होते हैं, और आपको देखने में बहुत रिच लगेंगे। और कुछ बंदे रिच जेन्युइनली होते हैं, बट वो शो ही नहीं करते, बहुत सिंपल रहते हैं। और ऐसे लोग जनरली जमीन से जुड़े होते हैं, और वो मतलब गरीबी से उठे होते हैं, तो उन्होंने सब देखा होता है, तो वो फ्लॉन्ट करना कुछ समझते नहीं है कि क्या चीज है ये। इसी तरीके से ना मेरे को WLY थोड़ा फ्लॉन्ट वाला लग रहा था। 1250 यूनिट ले रहा है भाई, मतलब तगड़ा कस्टमर होगा कुछ,
अलग ही। बट जब देखा ना तो कस्टमर सबसे बड़ा और प्रॉफिट के नाम पे सबसे घटिया। पर मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉफिट नहीं दे रहा है प्रॉफिट। बट तीनों कस्टमर के केस में सबसे ज्यादा सेल इसको करी गई थी, ठीक है, 1250 यूनिट सबसे ज्यादा, ठीक है, तीनों के अंदर। बट अगर देखा जाए तो तीनों के कंपैरिजन में प्रॉफिट परसेंटेज सबसे कम इसकी है। टोटल में भी इसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम है 29% और सेल्स के कंपैरिजन में भी सबसे कम है भाई। इससे अच्छा तो हमारा पहला ही कस्टमर निकला बेचारा जो 1000 यूनिट ऑर्डर कर रहा था, ठीक है। और प्रॉफिट पर यूनिट भी सबसे ज्यादा कम है, यानी ये सबसे थर्ड क्लास कस्टमर है WLY। तो कंपनी ने जो सबसे ज्यादा पॉइंट है वो WLY के लिए बोल रखे हैं। वाई, खुद बताओ। जब हमने देखा तो WLY के बारे में ही इतना दे रखा है, ABCDEF जी, कितने हो गए, 3 और 4 7, 7 में से 5 पॉइंट WLY की तारीफ में लिखे हुए हैं। और बचे हुए जो 2 पॉइंट है वो बचे हुए 2 के लिए लिख रखे हैं। ऐसा क्यों है बताओ? ऐसा क्यों है? बिकॉज है ना, जो ये ना, पहले 2 अच्छे हैं, जैसे सेकंड वाला तो अच्छा है, पहले वाला भी चलो अच्छा है, जो घटिया है ना वो तीसरा है, जो ज्यादा ही उड़ रहा था। तो मेरे को तीसरे के लिए स्ट्रेटेजी बनाना सबसे ज्यादा जरूरी। अच्छा ये बताओ, आपके जो कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन चल रहे हैं, अच्छे प्रॉफिट आ रहे हैं, उधर स्ट्रेटेजी बनाने की ज्यादा जरूरत है, या जो कस्टमर मतलब बड़ा होते हुए भी अच्छे प्रॉफिट नहीं दे पा रहा मेरे को, उसके साथ स्ट्रेटेजी मेरे को बनाने की जरूरत है? मतलब अभी इमीडिएट जो एक वार्निंग साइन है, जो एक कॉशन साइन है, अभी आपको फटाफट क्या करने का मन है? तीनों कस्टमर में से किस पे ज्यादा फोकस? तीसरे पे। क्योंकि समझू तो सही यार, इतना बड़ा कस्टमर होने के बावजूद भी इतनी कम दे रहा है, मेरे को जो प्रॉफिट इतना कम दे रहा है, तो कोशिश मैं सबसे ज्यादा जो स्ट्रेटेजी सबसे पहले उसके लिए बनाऊंगा, जो मेरा टारगेट एरिया होगा सबसे पहले सी कस्टमर के लिए होगा। समझ में आ रहा है? दैट इज वाई WLY को इतनी प्रेफरेंस दे रखी है। अब WLY की एक एक चीज पकड़ के चलते हैं, ऊपर ही आ जाते हैं 40 नंबर पेज पे। चलो, ये देखो भाई साहब के कारनामे देखो, ठीक है। सबसे पहली बात तो इसको डिस्काउंट मिला, वो देना लाजमी था, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ज्यादा यूनिट्स ले रहा है तो 3% डिस्काउंट लाजमी है। बट 10% रिटर्न, भाई क्या दिमाग खराब है तेरा? क्या कर रहा है तू? इंस्ट्रक्शन क्लियरली नहीं दे सकता क्या? या हो सकता है कि सी सी कस्टमर इंस्ट्रक्शन क्लियर दे रहा हो, मेरे समझने में फर्क हो रहा हो, तो बुकमार्क LLP को देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ गैप हो रहा है, क्या कम्युनिकेशन गैप है, क्या आप समझ नहीं पा रहे हो उसके इंस्ट्रक्शन को, कहाँ है, उसको चीजों को ठीक करो। तो सबसे पहला पॉइंट तो आएगा सेल्स रिटर्न का। दूसरा पॉइंट, ऑर्डर टेकिंग एंड प्रोसेसिंग 15, 15 ऑर्डर, भाई कहाँ का न्याय है ये? मतलब वो बेचारे 2 कस्टमर जो 1950 यूनिट्स है जिनके पास, वो दे रहे हैं मिला के 6 का, और ये बाबूजी 1250, उनसे भी कम ऑर्डर दोनों का मिला के और 15, ये इसकी अलग ही फिल्म चल रही है यार। रश ऑर्डर इतने ज्यादा, ये भी खराब। डिलीवरी इस चीज में चलो ठीक है। सेल्स रिटर्न प्रोसेसिंग ये भी इतनी ज्यादा, क्योंकि रिटर्न इसकी 10% थी। बिलिंग कॉस्ट ये भी ज्यादा, क्योंकि ऑर्डर ज्यादा तो बिलिंग कॉस्ट ज्यादा। और कस्टमर विजिट भी इसके पास ज्यादा। तो भाई ये ना एक अलार्मिंग कस्टमर बन चुका है, इसके बारे में जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना बहुत जरूरी हो चुका है। चलो अब एक एक पॉइंट के ऊपर कंपनी चर्चा करेगी। सबसे पहले, ठीक है, अब ऊपर वाला जो है ना पेज, वो आप खोले रखना अपनी बुक के अंदर, मैं यहीं से आपको बता रहा हूँ। बेटा जो ग्रीन पोर्शन है ना, ग्रीन से मैंने हाईलाइट कर रखा है, जो है एक तरह से हेडिंग है, और येलो से हाईलाइट कर रखा है जो उसके अंदर का कंटेंट है, ठीक है। तो कस्टमर स्ट्रेटेजी बता रखी है। सबसे पहले कंपनी का 1,12,600 का प्रॉफिट है, अच्छा गुड परफॉर्मेंस, ओवरऑल 15% ऑफ सेल, एक गुड डिसेंट प्रॉफिट कमाया कंपनी ने, अच्छी बात है। बट अब मेरे को ये एनालाइज कैसे करना है? कस्टमर वाइज, क्लियर। तो बात करते हैं सबसे पहले WLY, क्योंकि 5 पॉइंट उसी की तारीफ में सबसे पहले दे रखे हैं। तो WLY को सबसे पहले आपने किस किस पे टारगेट करना है? डिस्काउंट पे नहीं यार, क्योंकि 1250 ऑर्डर कर रहा है तो 3% डिस्काउंट लाजमी। बट सेल्स रिटर्न कितना? 10% का। वो लिखा है अनयूजली लार्ज। यार आधा 1-2% होता ठीक था, बट 10% होना लार्ज नहीं है, अनयूजली लार्ज है, काफी लार्ज है। आप तीनों के कंपेरिजन में देखो ना, पहले वाले बंदे ने मात्र 0.5% की करी है, 0.5% की, और इसने भाई ने 10%, 20 गुना ज्यादा, अनयूजली लार्ज। ये भाई साहब जनता माफ नहीं करेगी। दिस मे बी पॉसिबिलिटी कुड बी अ कम्युनिकेशन गैप, क्योंकि बात आपको समझ नहीं आ रही ना सामने वाले की, वो बोल कुछ और रहा है, आप समझ कुछ और रहे हो।
तभी तो गलत सामान भेज रहे हो, उस पे गलत सामान जा रहा है और वो रिटर्न कर रहा है उस चीज़ को। तो ये समझना पड़ेगा कि आपकी गलती है या सामने वाले की गलती है, कोई कम्युनिकेशन गैप हो रहा है बीच में। ओनली 87% ऑफ द ओरिजिनल सेल वैल्यू इज़ बीइंग कलेक्टेड, ये इसने ऐसे निकाल रखा है। जब आप इसको इससे निकालोगे ना, ये निकालोगे 272,812 डिवाइडेड बाय 312 500। ऑल्दो ये मतलब ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है निकालने की, क्वेश्चन ने कहीं बोला नहीं है इस तरीके से निकालने को, बट एक एनालिसिस का पार्ट है, अच्छा लगता है। तो ये 87% आएगा जब आप डिवाइड करोगे 272,812 को 312,500 से। डन। तो सिर्फ 87% ही कलेक्ट कर पा रहे हो, क्या मजाक हो रहा है यार, 13% कहाँ जा रहा है यार। रूट कॉज देखो इस प्रॉब्लम को और इस चीज को ठीक करो, रिड्यूस करो। अगला रश ऑर्डर की बावला हो गया कि भाई कितने रश ऑर्डर दे रहा है, ढंग से नहीं ऑर्डर कर सकता क्या? ऑर्डर साइज अपने अच्छे नहीं बना सकता क्या? इतने नंबर ऑफ ऑर्डर दे रहा है, रश ऑर्डर भी दे रहा है, क्या करना है? तो कंपनी हैव टू यूज द कॉस्टलियर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और कंपनी अभी कुछ चार्ज नहीं कर रही रश ऑर्डर का, तो कंपनी या तो इसको डिस्काउंट ना दे या कंपनी इससे ज्यादा चार्ज करे, कुछ ना कुछ तो कंपनी को करना पड़ेगा। या एक थ्रेशोल्ड सेट कर दे, थ्रेशोल्ड इज अ मिड वे, कि यार कि जैसे मैं 2 ऑर्डर तक फ्री है, 2 रश ऑर्डर दे सकता है, उसके बाद के मैं तेरे से चार्ज करूँगी, जैसे भी एग्ज़ाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। अगला 15 ऑर्डर प्लेस कर रहा है भाई साहब, 1250 यूनिट्स ले रहा है खाली और 15 ऑर्डर प्लेस कर रहा है, इतने तो वो दोनों मिला के भी नहीं कर रहे थे। वो दोनों मिला के कर रहे थे 4 और 2 6, और ये बाबूजी अकेले 15, कितना ज़्यादा है। भाई ऑर्डर के अंदर मेरी कॉस्ट आती है ना, ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो इस केस के अंदर कंपनी सेट कर देगी भाई ऑर्डर साइज़ इतना है कि आपको एटलीस्ट इतना यूनिट्स का तो ऑर्डर देना पड़ेगा। जैसे 400 यूनिट्स का, 500 यूनिट्स का, 300 यूनिट का, एटलीस्ट इतनी यूनिट्स तो होनी चाहिए तभी ऑर्डर एक्सेप्ट करूँगी। उससे कम का ऑर्डर देना है तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। कुछ इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करनी पड़ेंगी आपको चीज़ें, ठीक है? तो कंपनी कैन रिक्वेस्ट टू प्लेस फ्यूअर ऑर्डर विद लार्ज क्वांटिटी पर ऑर्डर, बड़ा ऑर्डर साइज़ हो, ताकि ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ हो। अगला सेल्स विजिट, भाई को हैंड होल्डिंग बहुत चाहिए, भाई को बिल्कुल सर आँखों पे रखना पड़ रहा है। क्यों इतनी सेल्स विजिट चाहिए? सेल्स विजिट बहुत कॉस्टली पड़ रही है, कितने की पड़ रही है? ₹800 की एक विजिट, है ना? हाँ, एक बार जाते हो ₹800 खर्चा आता है। आप खुद सोचो कस्टमर के प्लेस पे आप एक बार जा रही है, कंपनी एक बार अपने बंदे को भेज रही है, ₹800 खर्चा आ रहा है। खुद सोचो यार ₹800 अमाउंट है यार। 5 बार बुला रहा है अगला, क्यों बुला रहा है? किस लिए बुला रहा है? आप देखो तो सही क्या दिक्कत हो रही है, क्या तकलीफ हो रही है, उसको इतनी विजिट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आप प्लीज़ उस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करो, अदरवाइज़ उसको अगर एक लेवल से ज़्यादा पड़ रही है तो उससे आप चार्ज करो, उसका डिस्काउंट खत्म करो, या ये कह दो भाई 2 सेल्स विजिट ही दूँगा, इससे ज़्यादा लगेगा, इससे ज़्यादा बार बुलाएगा तो पैसे लगेंगे। नहीं तो वो तो बुलाता रहेगा, उसका क्या जा रहा है कि भाई आज जैसे कायदे से एक बार सेल्स विजिट हुई तो जितने भी क्वेश्चन है पूछ लेने चाहिए। अब उसने 2 क्वेश्चन पूछे, फिर 2 कल याद आए, फिर 2 कल पूछे। भाई एक बार क्वेश्चन इकट्ठे कर लेना, जैसे अब स्टूडेंट भी है। एक डाउट आया कॉल मिला दिया, एक डाउट आया कॉल मिला दिया, एक डाउट आया कॉल मिला दिया। एक परेशान होऊँगा ना, मैं क्या बोलूँगा भाई तू पहले इकट्ठे कर ले जितने भी तेरे डाउट है। एक लेवल तो इकट्ठे कर ले, फिर एक साथ पूछ लो। ये एक तरीका एक ऑप्टिमाइज्ड वे है ना, उसको भी दिक्कत नहीं है, मेरे को भी दिक्कत नहीं है। तो कंपनी को ये भी यही करना है कि वो इतनी सेल्स विजिट करवा रहा है तो भाई देखो कि क्यों इतनी सेल्स विजिट हो रही है और उसको कम करो। तो बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, इस वजह से प्रॉफिट गिर रहा है। कंपनी उस सेल्स विजिट करने की बजाय मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ा ताना कस रहा है कि उसकी जगह दूसरे कस्टमर पे सेल्स विजिट इतनी कर ली होती ना तो उनसे और अच्छा बिज़नेस आ जाता। ये डब्ल्यूएलवाई के पास मैं खामखा परेशान हुआ मैं। आगे सेल्स विजिट की बात हो गई। हाँ, और ये जो ई पॉइंट है इसमें कंक्लूजन दे दिया, ठीक है ना? ये सारे पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिए थे। पहले वाले में सेल्स रिटर्न, दूसरे वाले में रश ऑर्डर, तीसरे वाले में नॉर्मल ऑर्डर और चौथे वाले में सेल्स विजिट। अब इन चारों पॉइंट्स को कंक्लूड करा गया है ई के अंदर, कंक्लूडिंग डब्ल्यूएलवाई। सिंस डब्ल्यूएलवाई सीम्स टू बी मोर हैंड होल्डिंग, कुछ ज्यादा ही उसको पलकों पे रखना पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ मोर सेल विजिट, हायर रश ऑर्डर, तो कंपनी में असेस इफ इट वांट्स टू डिसकंटिन्यू और रिड्यूस बिजनेस। देखो थोड़ी सख्ती दिखा दी कंपनी ने, तो क्योंकि थोड़ा बर्दाश्त मुझे भी नहीं हो रहा था, ठीक है, सच बात है ये। बट फिर भी सख्ती दिखा दी तब भी नहीं दिखानी, कितना ही गुस्सा आ जाए गुस्सा नहीं करना। ऑल्टरनेटिवली देखो हो गया ना सॉफ्ट इधर डिसकंटिन्यू करने की सख्ती दिखाई और इधर सॉफ्ट हो गया ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिवली इट में रीअसाइन दीज रिसोर्सेज टुवर्ड एग्जिस्टिंग और न्यूअर कस्टमर टू गेट बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। उसके साथ थोड़ा बिजनेस कम करें और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें, उन पे अपने रिसोर्सेज ज्यादा लगाएं, या फिर उससे थोड़ा प्राइस एक्स्ट्रा चार्ज करें। उसको जो सर्विसेज दे रहे हो वो थोड़ी सर्विसेज फ्री हो, उसके बाद उससे चार्ज लिया जाए, मतलब ऑर्डर साइज उसका सेट करा जाए, सेल्स विजिट कुछ फ्री है फिर उससे चार्ज करा जाए। If a customer can be migrated to a higher profitability, company need not lose out its market share। ठीक है, कंपनी अगर उसको एक अगर कंपनी जो उस कस्टमर को ना हायर प्रॉफिटेबिलिटी पे ले जाती है
तो कंपनी मार्केट शेयर यूज़ नहीं करेगी, बिकॉज़ वही होता है ना कि लास्ट में यार है तो अपना ही बच्चा। मतलब कुछ नहीं सही कुछ तो प्रॉफ़िट दे ही रहा है ना। मतलब लास्ट में हम अपने कंधे झुका लेते हैं। क्यों? कुछ नहीं सही 22% तो दे ही रहा है ना, कुछ नहीं सही 2,11,000 सॉरी 61,112 का तो प्रॉफ़िट दे ही रहा है ना। कुछ नहीं सही मार्केट शेयर तो मेरे पास ही है ना, कस्टमर तो कॉम्पिटिटर के पास नहीं है ना। इन सारे कारणों से दिल पे पत्थर रख के सोचता हूँ कि चलो जैसा या थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर लूँ मैं उसके साथ। बिल्कुल उसको बाहर ना निकालूँ अपनी कंपनी से, मतलब उसका साथ ना छोड़ूँ। ठीक है? चलो ये हो गया। ठीक है? तो तीसरे कस्टमर के बारे में बोला। अब आ जाते हैं एमजीएच बीच वाला कस्टमर, जो मेरा सबसे प्यारा, सबसे बढ़िया कस्टमर था। भाई साहब सबसे टेस्टी कस्टमर टेस्टी सबसे अच्छा कस्टमर। चले ये अगर इधर देखें, भाई ने ना रश ऑर्डर दिए, ना सेल रिटर्न कराई, ना कस्टमर विजिट कराई, और ऑर्डर भी बहुत कम दिए थे। कितने ऑर्डर दिए थे इसने? सिर्फ 2 ऑर्डर दिए थे। ठीक है? और भाई के जो है ना डिलीवरी किलोमीटर भी बहुत करीब पड़ते हैं, सिर्फ 50 किलोमीटर ही पड़ते हैं, डन डिस्टेंस। तो ये हर चीज़ के अंदर बहुत अच्छा है। तो कंपनी को क्या करना चाहिए? कंपनी को ना ऐसे अच्छे कस्टमर के साथ व्यापार और बढ़ाना चाहिए। मतलब क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करें तुम बताओ? कस्टमर अच्छा है, तो अच्छे लोगों के साथ रिश्ते बनाने चाहिए या बिगाड़ने चाहिए? अच्छे लोगों के साथ रिश्ते बनाने चाहिए और रिश्ते गहरे करने चाहिए। यानी मैं चाहूँगा कि इस तरह के कस्टमर मेरे बिज़नेस में बढ़ें, ऐसे कस्टमर का मेरे बिज़नेस में ग्रोथ हो, विकास हो और बढ़ें कस्टमर। ये मेरे से और सामान खरीदें, अच्छे कस्टमर है, अच्छा रिलेशन मैं इनके साथ कैरी कर रहा हूँ। तो सिंस WLY सीम्स टू बी सॉरी कस्टमर एमजीएच इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल 34% ये सब दे रहा है, ऊपर बात कर ली थी। इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री, बिकॉज तीनों के अंदर सबसे कम इसका यूनिट सोल्ड सबसे कम इसका था, इसके बावजूद भी सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट इसका था। कंपनी इसको थोड़ा और डिस्काउंट दे। क्यों डिस्काउंट? क्यों? इसके साथ थोड़ा रिश्ते और अच्छे बनाए ताकि ये और खरीदे। ठीक है? करंटली कम ये बंदा कोई भी डिस्काउंट नहीं ले रहा है। लास्ट के अंदर जो पहले और दूसरे कस्टमर के लिए बोल दिया कंपनी ने लास्ट में कि कंपनी कैन असाइन मोर सेल विलेज टू कस्टमर पीआर एंड एमजीएस टू एनकरेज देम परचेज मोर एज वेल एज प्रोवाइड हाई क्वालिटी कस्टमर सर्विस। बेसिकली लास्ट लाइन में कंपनी ये बोलना चाह रही है जी पॉइंट में कि WLY हो गया जो होना था, ठीक है, उसके साथ ज्यादा उसको भाव मत दो, मतलब ठीक है उसके साथ जैसा उसके साथ बिजनेस रिड्यूस करो या थोड़ा उसको कसो, और जो थोड़ा प्यार मोहब्बत थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल हो, किनके साथ? पहले 2 कस्टमर के साथ, उनके साथ व्यापार बढ़ाने का और प्रयास करो, ना कि उस वाले तीसरे कस्टमर। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 में टेस्ट और नॉलेज का। होपफुली समझ में आया होगा, कुछ खास नहीं था। एक बार डेटा समझ में आ गया ना, एनालाइज़ करना आ गया, फिर आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है? तो लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं सीपीए का, टेस्ट और नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए।